महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने सबसे अहम गढ़ में झटका लगा है। महाराष्ट्र विधान परिषद सीट के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है और नितिन गडकरी और फडणवीस जैसे कद्दावर नेता भी वहीं से आते हैं। बावजूद इसके इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सुधाकर अदबले ने बीजेपी के उम्मीदवार नागू गणार को हरा दिया। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने मुख्य सचिव स्तर के चर्चित अधिकारी के पाठक के खिलाफ गाली गलौज करने का मामला दर्ज कराया। गाली देते हुए के पाठक का वीडियो वायरल भी हो रहा है। देखते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। दिल्ली रोड में लाल लाइट भी है, भी करेगा। बुधवार शाम से बिहार के मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के पाठक का ये वीडियो वायरल है। ये दिसंबर के दूसरे हफ्ते का बताया जा रहा है। के पाठक अपने मातहत अधिकारियों को न केवल अपशब्द कर रहे हैं बल्कि उनके साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने पटना के सचिवालय थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। कल हम लोग को 7:30 बजे सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला, जिसमें वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो पूरे बिहार वासियों की अस्मिता और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों पर उन्होंने अपने बयान से चोट किया था। और न केवल चोट बल्कि बहुत ही सड़क छाप भाषा में वो जो है सो गाली दे रहे थे। ये उनकी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है राज्य के पदाधिकारियों के प्रति। शिकायत है कि भाषा के सदस्यों को गाली गलौज अपमानजनक शब्द का प्रयोग किए हैं, यही लिखित आवेदन। तो आगे इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम। देखिए, जहाँ तक मैं के पाठक को जानता हूँ तो वो एक ईमानदार और डायनेमिक ऑफिसर है, लेकिन ये भी उचित नहीं है कि ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को अपमानित करें। तो ऐसे लोगों को, इतने बड़े और जिम्मेवार पद पर रहने वाले लोगों को इस विषय में ज़रूर ये सोचना चाहिए कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे हो, क्यों हो और किन परिस्थितियों में क्या हो। हालांकि इस घटना के बाद पाठक ने एनडीटीवी से बातचीत में इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने गाली नहीं दी है और साथ ही साथ खेद भी जताया। लेकिन उन्होंने कुछ प्रशिक्षु अधिकारियों पर अन्य सेवाओं के लोगों के साथ खान पान में भेदभाव करने का आरोप लगाया। लेकिन उनके मंत्री कहते हैं कार्रवाई तो होगी। इस वीडियो के बारे में मैंने सुना है, वायरल हुआ है। मुझे ऑफिस जाने दीजिए, देखने दीजिए और जो इस संबंध में जो भी इंक्वायरी इत्यादि जो भी करना होगा, जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी। निश्चित रूप से विवादों में रहने वाले ईमानदार छवि के पाठक ने इस बार गाली गलौज कर अपने खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को मजबूर किया है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन का ढिंडोरा खूब पीट रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले धान और अब गेहूं में रेत मिलाने का वीडियो सामने आया है। अब इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। ये ट्रैक्टर है, इसमें रेत है, ये गेहूं है और यहां मिलावट हो रही है। सतना के रामपुर बघेलन तहसील के बांधा गांव में साइलो है, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं का भंडारण किया गया था। यहां गेहूं में रेत और मिट्टी मिलाकर उसका वजन बढ़ाने का खेल चल रहा था। साइलो बैग में बतौर ऑपरेटर काम करने वाले आयुष पांडे को जब बर्खास्त किया गया तो उसने ही ये वीडियो वायरल किया। वहीं कंपनी के मैनेजर ने कहा उनके यहाँ मिलावट नहीं होती। बैग खोलने के बाद इसमें 30 कुंटल 40 कुंटल मिट्टी पर डे डाली जाती है। पर डे? जी, पर डे, हर एक बैग में। तो तुम क्या थे यहाँ पे स्टाफ? मैं स्टाफ में था सर, कंप्यूटर ऑपरेटर था। सर मैं गौर में किया था ना सर, 2 बार 3 बार अधिकारी से बोला, मैं कंपनी के ऊपर अधिकारी से बात किया, वो बोले 10 दिन का टाइम दो, मैं एक्शन लूंगा। अब वो 10 दिन बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर जो भी काम हो रहा है पूरा एफसीक्यू के आधार पे हम ले रहे हैं, लेकिन वही एफसीक्यू के आधार पे एफसीआई को वापस रिटर्न परिधान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पिछले यहाँ से 3 महीने से काम चल रहा है, लगभग हमने 2,90,000 क्विंटल दे दिया। आज तक कभी कोई ऐसी शिकायत आई नहीं, लेकिन हो सकता है किसी ने कुछ किया हो। लेकिन मैं भी पिछले 15 दिन से छुट्टी पे था,
कोई कुछ भी कर सकता है सर। आरोप है कि एक बैग में 40 किलो तक मिलावट हो रही थी। प्राथमिक जांच के बाद आरोप लगाने वाले, सफाई देने वाले समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विभागीय तौर पर उनके द्वारा जांच की गई थी, प्रारंभिक जांच, और प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई उसके आधार पर 6 आरोपीगण हैं। ये ज्योति प्रसाद जो साइलो के मैनेजर हैं वो, और कर्मचारीगण आयुष पांडे, महेश नामदेव, गिरीश पांडे, ज्ञानंद कुशवाहा, पुष्पन पांडे। इन 6 आरोपियों के विरुद्ध थाना रामपुर बघेलान में धारा 420 और 417 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 77/23 दर्ज किया गया है। जनवरी में सतना जिले में ही धान की बोरियों में बड़े बड़े पत्थरों की तस्वीर सामने आई थी। बताया गया कि 15,000 से ज्यादा बोरियों में रखा 6,200 क्विंटल से ज्यादा धान अमानक था, जिसमें भर भर कर मिट्टी, बालू, पत्थर रखा गया था। सरकार कह रही है वो दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। आपने गरीब कल्याण योजना की बात की, सतना जैसी तस्वीरें आ रही है जहाँ गेहूं में रेत या रेत में गेहूं समझ में नहीं आ रहा है। और वो लोग पकड़ लिए जाते हैं, कहीं समझ में आता है तो तुरंत पकड़ते हैं। गरीबों के नाम पर विज्ञापनों में दिखने वाला राशन खूब साफ दिखता है, लेकिन असलियत इन बोरियों में है। वैसे दुकानदार और गरीब ग्राहक दोनों की मजबूरी है इसे साफ बताना। कुछ साफ साफ सच भी बोल देते हैं। अच्छा ही मिल रहा है सर, अच्छा ही मिल रहा है, साफ सुथरा मिल रहा है और राशन कार्ड तो अच्छा ही मिल रहा है। झूठ क्यों बोलेंगे, खाने का मिल रहा है तो वही खा रहे, क्या कर सकते हैं, क्या खाएंगे, नहीं मिलेगा तो यही मिल रहा है, अच्छा ही मिल रहा है। सप्लाई एकदम अच्छी आ रही, गेहूं भी साफ है, चावल भी साफ है, कोई मिलावट नहीं है, अच्छा खाद्यान्न आ रहा है। खराब तो आ रहा है गल्ला, उसमें क्या खराबी है? और उसमें पूरा घुना हुआ गेहूं दिए, उसमें पूरा घुना आएगा, पूरे कीड़े रेंग रहा है उसमें गेहूं में। सतना के साइलो में पिछले 2 साल में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 7 लाख क्विंटल गेहूं का भंडारण किया गया था, जिसमें से करीब 3 लाख क्विंटल दूसरे जिलों समेत बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी भेजा गया। लेकिन आखिर गरीबों के निवाले की क्वालिटी देखने की फुर्सत है तो किसे। गरीबों को 2023 तक मुफ्त अनाज की योजना का खूब बखान हो रहा है, ये सुर्खियों में है। लेकिन मध्य प्रदेश समेत देश के कई बड़े राज्यों में 2 खामियां सामने आ रही हैं। एक तो गरीबों को गेहूं कम और चावल ज़्यादा दिया जा रहा है, और कई जगहों से शिकायत आ रही है कि गेहूं चावल के साथ दूसरे खाद्यान्नों में भी खूब मिलावट हो रही है। सतना से अपने सहयोगी ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया। आईटी सेक्टर को मंदी के दौर से छुटकारा मिलेगा, फिलहाल इसकी संभावना कम दिखती है। छटनी का सिलसिला जारी है। निवेशकों का भरोसा आईटी सेक्टर में फिलहाल पहले जैसा नहीं है। हालांकि विकास दर 11% से ऊपर होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्या वाकई पिछले साल की तरह डबल डिजिट ग्रोथ होगी, ये बड़ा सवाल है। यूरोप और अमेरिका के बाजार में आई मंदी का सीधा असर देश की आईटी सेक्टर पर देखने को मिल रहा है, जहां 50 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले 3 दशकों से आईटी सेक्टर में निवेश करने वाले 62 साल के के.एन. कामत अब निवेश के लिए दूसरे सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कैश फ्लो आने वाले समय में आईटी सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि विदेशी कंपनियां मौजूदा हालात में समय पर हो सकता है भुगतान न कर पाएं और इससे समस्या और बढ़ जाएगी। आईटी सेक्टर जो है it very much depends on Europe and US. These are the 2 big customer base for them. उनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, सो इसके कारण इंडस्ट्री डेफिनेटली थोड़ा नीचे आएगा। कितना बरस आएगा, कब आएगा पता नहीं चलेगा, बट वो आएगा। जब आएगा इनका कस्टमर बेस जो है, आईटी कस्टमर बेस जो भी है, इफेक्ट तो होने वाला है। अमेरिका का फेडरल बैंक 4.5% से 4.75% ब्याज वसूल रहा है, जो 15 सालों में सबसे ज्यादा है, और ब्याज दर और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रभावित होना तय है। बेंगलुरु के जाने माने स्टॉक ब्रोकर कुमार जागीरदार भी आईटी सेक्टर के बाजार में परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। 2023 का जो स्टॉक मार्केट में कंडीशन जो है, ये नेगेटिव रिटर्न्स दिया है आपका आईटी इंडस्ट्री।
So, as far as the quarter to quarter working results may be good, but still people confidence level बहुत खराब है. तो मेरे को लगता है कि इमीडिएट का भी चांसेस नहीं है ऊपर जाने का, एंड पब्लिक का इंटरेस्ट भी कम हो रहा है. हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण इस साल 18.5 बिलियन का मार्केट साइज की उम्मीद लगाए बैठा है 11.02% के विकास दर से, लेकिन जानकार ऐसा नहीं मानते. मौजूद हालत में यह कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि जल्दी हमें आईटी सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी. मंदी का दौर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और अब ऐसे में कंपनियां मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. जाहिर है कि कॉस्ट कटिंग का जो पहला असर होता है इसके लिए वो एम्प्लॉइज पर होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो अभी आगे भी जारी रहेगा. कुल मिलाकर आईटी सेक्टर के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए. जब तक अमेरिका और यूरोप के बाजार में गति नहीं आएगी, तब तक देश के आईटी सेक्टर के लिए भी चुनौती बनी रहेगी. बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया. अयोध्या के राम मंदिर के लिए नेपाल से 2 पवित्र शिलाएं पूरे कर्मकांड के साथ राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई हैं. ये शिलाएं विष्णु का प्रतीक मानी जाती हैं. इन शिलाओं से बनने वाली राम और जानकी की प्रतिमाओं को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थान मिलेगा. अयोध्या में पुजारी और आम जनता उन पवित्र शिलाओं की पूजा करते हुए जो नेपाल के पवित्र स्थल से लाई गई है. माना जा रहा है कि इन्हीं शिलाओं से तराशकर राम और सीता की प्रतिमाएं बनेंगी जो मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएंगी. राम मंदिर अगले आम चुनाव से कुछ महीने पहले जनवरी 2024 में बनकर तैयार होगा. नेपाल से पवित्र शिलाएं अयोध्या पहुंची. लाखों साल पुरानी शिलाएं, नेपाल के पवित्र झरने से आई हैं शिलाएं, भगवान विष्णु का प्रतीक हैं शिलाएं. उन लोगों का उत्साह है, उन लोगों का जो भावना है कि हम यही शिला के माध्यम से भगवान राम लला के उस जो भव्य मंदिर बन रहा है उससे हम जुड़ें. शिलाओं का पहुंचना राम मंदिर के निर्माण में एक मील का पत्थर है. बीजेपी के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि राम मंदिर 2024 के आम चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाए और राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि निर्माण का काम पटरी पर है. ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया.